हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ की हमें आपसे आशा है और हमें विश्वास है कि आप डेफिनेटली अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक का। जो अपना टॉपिक है दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़नी है। जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे पढ़ने हैं उनमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट नाम जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान सुनना है। एक तो इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। तो पहले इथेनॉल की हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद इथेनोइक एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ताकि हमें ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ समझ में आ जाए। तो पहला है कि इथेनॉल। कौन सा है? इथेनॉल। इसके बारे में हम समझते हैं। इथेनॉल इथेनॉल जो है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर समझते हैं कि कार्बन 2 प्रेजेंट होते हैं इथेनॉल में। ये बात हमें याद रखनी है। एक कार्बन हो गया, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ, 4 तो हाइड्रोजन के साथ और एक अगले कार्बन के साथ हो गया बाइकैटिनेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से 2 हो गए कार्बन और एक लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप OH। फंक्शनल ग्रुप OH लगते के साथ इसका क्या नाम हो गया? इथेनॉल। क्लियर हो गया? और किस फॉर्मूले से समझते हैं? CH3 CH2OH। ये भी हो सकता है। कैसे? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और OH, इस तरीके से भी हो सकता है। और अगर इसको कंडेंस करना चाहें तो बन सकता है C2H5OH। कैसे आया? कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और OH एज इट इज़, तो C2H5OH हो गया। अगर इसको और कंडेंस करें तो देखें, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन हो गया बेटा 5 और एक 6 भी कर सकते हैं। तो इसका क्या हो गया? C2H5O। एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूले ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज इथेनॉल। समझ में आ गया इथेनॉल क्या होगा? इसके बाद अदर नेम। और किस नाम से इसको जाना जाता है इथेनॉल को? तो सबसे इसका कॉमन नेम ही समझ लेते हैं। और आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल। समझ में आ गया? दूसरा और किस नाम से जान सकते हैं इसको? इसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं दैट इज नॉन एज ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन से ग्रेन्स को फर्मेंट करके हम एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं इथेनॉल, इसलिए इसको ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। साथ में और किस नाम से जानेंगे? इसको ड्रिंकिंग एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। कौन से? ड्रिंकिंग एल्कोहल। ड्रिंकिंग एल्कोहल के नाम से भी जानेंगे क्योंकि ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ड्रिंकिंग एल्कोहल भी कह सकते हैं। साथ में इसको वार्निशिंग क्रीम्स में, पॉलिश क्रीम्स में यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए स्प्रिट। तो इसको स्प्रिट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? स्प्रिट कह सकते हैं, ड्रिंकिंग एल्कोहल कह सकते हैं, ग्रेन एल्कोहल कह सकते हैं, इथाइल एल्कोहल कह सकते हैं। दैट इज नोन एज द अदर नेम ऑफ दैट इथेनॉल। तो आपको इथेनॉल के स्ट्रक्चर, अदर नेम्स आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इथेनॉल को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है, ये अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है दैट इज द फर्मेंटेशन मेथड। कौन सा मेथड? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मेथड में क्या होता है? जो मोलेसिस होते हैं, मोलेसिस क्या होता है ये एक बात समझते हैं। मोलेसिस क्या होता है? ठीक है, मोलेसिस की बात करें, जो शुगर केन होता है, शुगर केन को हम क्या करते हैं? उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, उस एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं और उससे हम शुगर बनाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में शुगर बनाते हैं। जो रॉ मटेरियल शुगर बनाने के बाद बच जाता है, थिक विस्कस जो रॉ मटेरियल बचता है, उसी को हम कहते हैं मोलेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर दैट इज कॉल्ड एज मोलेसिस। तो मोलेसिस का फर्मेंटेशन से हम क्या कर सकते हैं? इथाइल एल्कोहल को बना सकते हैं। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ फॉर्मेशंस में, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। इसमें बाय फर्मेंटेशन ऑफ molasses
मोलेसेस की फर्मेंटेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोलेसेस को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे और उस मोलेसेस को क्या करेंगे बेटा, फर्मेंट करेंगे। फर्मेंट का मतलब डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारे पास विस्कस, जो गाढ़ा सा मोलेसेस है, हम उसको क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट द विस्कस मोलेसेस, विस्कस मोलेसेस, ठीक है, विस्कस मोलेसेस जो मेरे पास प्रेजेंट है उसको डाइल्यूट कर देंगे, मतलब उस मोलेसेस में वाटर मिक्स कर देंगे। तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने के बाद उसमें हम मिक्स करेंगे अमोनियम सल्फेट। वी मिक्स अमोनियम सल्फेट as a food for yeast। ईस्ट जो इसमें डाला है उसका फूड के रूप में हम अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं, ताकि अमोनियम सल्फेट से ईस्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाए। जब ईस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ईस्ट अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर एसिड का अमाउंट हमें कंट्रोल करना है, या एसिड या बेसिक कंडीशंस हैं तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे। क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ईस्ट के साथ हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाए, तो बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करने, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं लिटिल अमाउंट में। याद रखना, लिटिल अमाउंट में ऐड करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप है एडिंग ऑफ ईस्ट। ईस्ट हमें ऐड करना है। क्या करना है, ईस्ट ऐड करना है। अगर ईस्ट एडिड करेंगे तो ईस्ट क्या करेगा, मोलेसेस, जो डाइल्यूट मोलेसेस को डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करके क्या होगा, ईस्ट प्रोड्यूस करेगा दो एंजाइम। दो एंजाइम कौन से, बहुत अच्छे से याद रखना है, इन्वर्टेज और जाइमेस। दो एंजाइम जो हमें समझने हैं, इन्वर्टेज और जाइमेस, ठीक है। तो ईस्ट प्रोड्यूस करेगा भाई दो एंजाइम, इन्वर्टेज और दूसरा है इन्वर्टेज पहला, और दूसरा जाइमेस। इन्वर्टेज और जाइमेस एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। इन्वर्टेज और जाइमेस क्या करता है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल था मोलेसेस का, उसको डिकम्पोज करेगा, उसको फर्मेंट करेगा और फाइनली इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। कैसे इन्वर्टेज जाइमेस रिएक्शंस करेगा वो भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग ऑफ इन्वर्टेज एंड जाइमेस वी कैन फर्मेंट द रिस्पेक्टिव मोलेसेस इनटू द इथेनॉल। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो सुक्रोस है, तो आपको पता है केन शुगर में मेन कंपोनेंट क्या होता है, सुक्रोस। सुक्रोस और सुक्रोस का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोस। और सुक्रोस को हम फर्मेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट में कौन सा पहला एंजाइम आएगा, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो सुक्रोस का मॉलिक्यूल था उसको डिकम्पोज करके ग्लूकोज या फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कर देगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 प्लस दूसरा भी C6H12O6, इसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज कर देगा। इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ताकि इक्वेशन वर्क कर सके, अच्छे से काम कर सके। तो सुक्रोस मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये हमारे पास मान लो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाइमेस, जो एंजाइम किसका, ईस्ट का, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में, C2H5OH प्लस CO2 गैस इसमें इवॉल्व हो जाती है। ये जो पूरा रिएक्शन एक सील्ड कंटेनर के अंदर होगा, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर,
एयर टाइट जो कंटेनर है जिसमें डार्क कंडीशन हो और लिटिल या नो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट्स हो, वहाँ पे ये कंडीशंस काम करेगी, इस वहाँ पे फर्मेंट कर सकता है। अगर ये डार्क कंडीशन ना हो तो फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हमें प्रॉपर तरीके से इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होता। समझ में आ गया? तो डार्क कंडीशन और टेम्परेचर रेगुलेटरी रिएक्शंस है और साथ में लिटिल या नो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए? आपको याद है ना, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। नो एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और डार्क कंडीशंस होनी चाहिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ये सब कंडीशन अगर फुलफिल है तो हमें फाइनली इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके से हम इथेनॉल को क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये तो है बेटा सुक्रोज, या हम फर्मेंटेशन से मोलेसिस से बना सकते हैं। एक और प्रोसेस होता है बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन या फिर कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन हम कहेंगे बेटा, बेसिकली डिहाइड्रेशन हम यूज़ नहीं करेंगे अभी एट प्रेजेंट, हम हाइड्रेशन वर्ड यूज़ करेंगे। तो हाइड्रेशन, तो दूसरा प्रोसेस है बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन के हाइड्रेशन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास है इथेनिल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? C2H5OH, इथेनॉल प्रिपेयर हो सकता है। इस मेथड को एक और तरीके से कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्या बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H2PO3, H2PO3 फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है। और क्या होगा? इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, हीट करते के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में H3PO4 सॉरी H3PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा? C2H5OH, इथेनॉल प्रिपेयर हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो मेथड्स बताए, पहला मोलेसिस से बताया और दूसरा बताया हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन की हाइड्रेशन से जो इथीन था उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, दैट इज हाइड्रेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 इथेनॉल बनेगा। इथीन में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो भी इथेनॉल प्रिपेयर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो समझ में आया मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या याद करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले बात करते हैं इसका टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होगा? बर्निंग टेस्ट और एल्कोहलिक स्मेल प्रोड्यूस करता है, कलरलेस लिक्विड होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? इट इज ए कलरलेस लिक्विड, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। कैसा लिक्विड है? कलरलेस लिक्विड है। और साथ में एंड हैविंग एल्कोहलिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग टेस्ट होता है। एल्कोहलिक स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है, याद रखना। 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर होता है इथेनॉल का। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, ये अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद है फोर्थ, इट इज़ मिसिबल, इट इज़ मिसिबल इन वाटर,
वाटर में मिसिबल होता है क्योंकि आसानी से बॉन्ड्स क्रिएट करता है, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है, इसलिए मिसिबल इन लिक्विड्स होते हैं। और साथ में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, गुड सॉल्वेंट होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, एल्कोहलिक स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, एल्कोहल की। साथ में हम बात कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस में, इट इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ कलरलेस लिक्विड, अल्कोहलिक स्मेल, बर्निंग टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, गुड सॉल्वेंट, मिसिबल इन वाटर, इट इज़ यूज इन ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, इथेनॉल की, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो समझते हैं। तो इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इसका लिटमस टेस्ट समझते हैं। लिटमस आपको पता है, लिटमस ब्लू और रेड कलर के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस टेस्ट पे इथेनॉल न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये H पॉजिटिव आयन आसानी से लूज नहीं कर सकता, इसलिए हम कहेंगे इथेनॉल इज न्यूट्रल्स टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। तो लिटमस टेस्ट में हम सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे लिटमस टेस्ट। तो इट इज़ न्यूट्रल्स टुवर्ड्स लिटमस पेपर, इट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के लिए कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, कोई भी कलर शो नहीं कर, ना रेड के साथ ना ब्लू के साथ, न्यूट्रल होता है। समझ में आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इथेनॉल क्या प्रोड्यूस करता है, H2 गैस प्रोड्यूस करता है। कैसे होगा देखें, मान लीजिए मेरे पास इथेनॉल है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, ये इथेनॉल है। इसके साथ अगर मैं सोडियम मेटल रिएक्शंस करता हूँ, सोडियम क्या करेगा, इस H को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, और प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगी, वो H2 गैस। वो H2 गैस कैसी साउंड आती है, पॉपिंग साउंड आती है, तो इसको कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहोगे, सोडियम इथॉक्साइड इसमें बनेगा। समझ में आ गया। तो पहला ही रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ, आपको समझ में आ गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो होता है वो नीसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन, आपको पता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे एसिड के अल्कलाइन KMnO4 या फिर अल्कलाइन K2Cr2O7, इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो मेरे पास मान लो C2H5OH, इसे कहते हैं इथेनॉल। इसमें हम मिलाएंगे दो एटम्स नीसेंट ऑक्सीजन के इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन है दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो पाए तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी इथेनॉल शो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज
एन हम कह सकते हैं क्रोमिक अनहाइड्राइड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? क्रोमिक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए ये तो कंप्लीट था, एक इनकम्प्लीट की रिएक्शन और देख लेते हैं। C2H5OH, इसके साथ एक आइटम होगा नीसेंट ऑक्सीजन का जो क्रोमिक अनहाइड्राइड CrO3 दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CHO दैट इज एल्डिहाइड, इसका नाम होगा इथेनॉल। तो एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्लस इसमें वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है इथेनॉल का तो बनेगा इथेनॉल, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो इथेनॉइक एसिड प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया होगा इथेनॉल की दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, इसे कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसनट्रेट H2SO4 एट 443 केल्विन, टेम्परेचर रेगुलेटेड रिएक्शंस है। ठीक है, तो इथेनॉल हमने लिया C2H5OH, क्या लिया? इथेनॉल लिया। इथेनॉल को अगर हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं टेम्परेचर 443 केल्विन, आपको टेम्परेचर बिल्कुल ही याद रखना है क्योंकि ये टेम्परेचर रेगुलेटेड रिएक्शंस है। अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा? इथीन बनेगा, और इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। इसे कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसे कहेंगे भाई डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर in the presence of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, that is known as dehydration reaction। समझ में आया डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होगी? तो इथेनॉल का कंसनट्रेटेड H2SO4 में 443 केल्विन पे भी हीट करवा सकते हैं और डिहाइड्रेट होके इथीन मॉलिक्यूल्स बन जाए। क्या बन जाएंगे? इथीन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। किससे? इथेनॉल से बन जाएंगे। समझ में आ गया डिहाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन से हम क्या करते हैं? इथेनॉल को बनाते हैं, और डिहाइड्रेशन से इथेनॉल से इथीन कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाइड्रेशन मेथड आएगा फॉर्मेशन ऑफ में, और डिहाइड्रेशन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के तरफ चलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, दैट इज एस्टेरिफिकेशन। क्या होगा? एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर जो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार इसमें बोर्ड में से क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? एस्टेरिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर क्या हो गया? फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस होते हैं, और वो इथेनॉल इथेनोइक एसिड एक एल्कोहल और एसिड की कॉम्बिनेशन से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, दैट इज एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं एस्टर फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले आएगा इथेनॉल, CH3CH2OH, इथेनॉल है, ये है इथेनॉल। इसको रिएक्शन करवाएंगे इथेनोइक एसिड के साथ, CH3COH, इसे कहेंगे इथेनोइक एसिड, और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो होगा क्या? इस कंपाउंड का तो OH, किसका? इथेनोइक एसिड का, और इथेनॉल का H आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और आपको दिख रहा है कि 2H और एक O मिला के H2O बनाएंगे, और जो बाकी कंपाउंड एज इट इज प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3CO और O और CH2CH3, मतलब इसके बाद ये पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और प्लस वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा। इसे कहेंगे इथाइल इथेनोएट। क्या कहोगे?
इथाइल इथेनॉइड कह सकते हो। समझ में आएगा इथाइल इथेनॉइड कैसे बनेगा, इस तरीके से इथाइल इथेनॉइड बन सकता है, वाटर उसमें से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। इसे कहते हैं एस्टर, और इस एस्टर का कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की तरह, इसलिए इसको एसेंस, फ्रूट एसेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो समझ में आ गया, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ है हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया एस्टेरिफिकेशन और डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।